आखिरकार जायरन को फिर से अबीसिया में कैद करने के बाद ध्रुव शौर्य, ध्रुव रायजादा और ध्रुवांतक मिलकर चैन की सांस लेने लगे। वहीं पर यावत दल के साथ साथ पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दिशाओं से आए दल वाले भी चैन की सांस लेकर अंदर ही अंदर खुश होने लगे। चारों तरफ खुशियों का माहौल तैयार होने लगा। अबीसिया आए इन 3 सुपर योद्धाओं की तारीफ चारों तरफ गूंजने लगी और लोग कहने लगे, आखिरकार जायरन हार गया, अब तो जश्न की तैयारी होगी। लोगों के बीच खुशियों का माहौल छाया हुआ था कि तभी ध्रुव शौर्य को आयामों में कुछ हलचल महसूस होने लगा और अचानक से उसने देखा कि आयामों को चीरकर 7 रोशनियां उसके सामने धरती से टकराई और धीरे धीरे 7 आकृतियां उसके सामने प्रकट होने लगे। उन आकृतियों को देखकर ध्रुव एक पल के लिए जम गया और फिर उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि आयामों को चीरकर उसके गुरु आचार्य विदुरदेव, महावस जी, उसकी बेटी ध्रुविका और उसके 2 भाई और ईरा और हिनीसा भी उस आयाम को चीरकर उसके सामने प्रकट हो गए थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव बहुत जज्बाती हो गया। फिर वह दौड़कर गया और आचार्य को प्रणाम किया। वहीं महावस जी को भी उसने प्रणाम किया और अपनी बेटी ध्रुविका को गोद में उठाकर कहा, बेटी तुम कैसी हो? ध्रुव ने महसूस किया कि ध्रुविका की शक्तियां फिलहाल 6ठे स्तर के विद्वान जैसा हो चुका है। ये देखकर ध्रुव हैरान हो गया कि इतनी कम उम्र में वह भी कभी इस तक नहीं पहुंच पाया था। तभी ध्रुविका ने कहा, पापा आप इतने दिनों तक कहां पर थे? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर ध्रुव शौर्य बहुत ही जज्बाती हो गया और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी पापा आ गया ना, अब पापा कहीं नहीं जाएगा, अब हम सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। वहीं पर ध्रुव को अपनी बेटी से इस तरह से बातें करते देखकर हिनीसा और ईरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अरे बेटी मिलने के बाद हम तो मानो यहाँ पर है ही नहीं। वहीं उनकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और जाके हिनीसा और ईरा के गले लग गया। उसे बीती हुई सारी बातें याद आने लगी। यह भी याद आने लगा कि कैसे हिनीसा और ईरा ने उसकी मदद की थी। वहीं पर छोटू ने जब ध्रुव शौर्य को अपने परिवार के साथ मिलते हुए देखा तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वह निंजा की तरफ देखकर थोड़ी सी मायूसी के साथ बोला, निंजा ध्रुव भाई का परिवार तो आ गया है, लेकिन मेरे परिवार वालों का क्या? उनका तो कोई पता ही नहीं है। तभी छोटू को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अरे तुम तो रायजादा परिवार के शान हो, तुमने जायरन को हरा दिया और पूरे प्लूटोनियम में रायजादा परिवार का नाम गर्व से रोशन कर दिया, और हम लोग नहीं आएंगे ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? ये बात सुनकर जब छोटू ने पीछे देखा तो वो बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि पीछे उसके पिताजी, उसके दादाजी और उसके बहन वहां पर आ चुके थे। उन्हें देखकर छोटू भी जज्बाती हो गया और सबसे पहले उसने अपने दादाजी के पैर छुए, फिर अपने पिता के पैर छूने के बाद उसके गले लग गया और बोला, पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आखिरकार मैंने जायरन को हरा दिया और हमारे प्लेनेट पर जायरन नाम का खतरा हमेशा के लिए टल गया। वहीं महावस जी और आचार्य विदुरदेव ध्रुव शौर्य के पास आए और उससे कहने लगे, ध्रुव खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जायरन हारा जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अंधेरे के गुलाम छुपे हुए हैं और वे इस कोशिश में लगे रहेंगे कि दोबारा से कैसे जायरन को आजाद कर पाए। हम इस बात पर कोई भी लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं और हमें तैयार रहना होगा। अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ तुम तीनों मिलकर भले ही जायरन को कैद करने में सक्षम हो, लेकिन तुम्हें उसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए जायरन नाम का खतरा इस ब्रह्मांड से मिट जाए। वही ध्रुव शौर्य ने आचार्य से कहा, आचार्य आखिर हम कैसे जायरन को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? ध्रुव की बात सुनकर विदुरदेव ने ध्रुव से कहा, मुझे कुछ प्राचीन पुस्तकों से यह जानकारी मिली है कि जायरन को मारने के लिए शक्तिदेव स्तर काफी नहीं है। ध्रुव शक्तिदेव का भी 3 स्तर होता है। पहला स्तर जो कि तुम हो वह शुरुआती शक्तिदेव स्तर है, उसके बाद आता है पूर्वज शक्तिदेव और अंत में महाशक्तिदेव स्तर। हालांकि मार्कस में शक्तिदेव से ऊपरी किसी भी योद्धा का आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इन पुस्तकों में मुझे कुछ सुराग मिला है जिसके जरिए एक शक्तिदेव अपने स्तर को और भी आगे ले जा सकता है। वही तारिश देव ने भी यह कोशिश किया था कि वह शक्तिदेव का ऊपरी स्तर तक पहुंच पाए, हालांकि वह असफल रहा। मार्कस में शक्तिदेव बनने के बाद शक्तिदेव योद्धा इसलिए मार्कस छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें तलाश थी शक्तिदेव के अगले स्तर यानी पूर्वज शक्तिदेव और महाशक्तिदेव बनने की विधि। वही दूर प्लेनेट ओसाइरिस में एक योद्धा अपने सिंहासन पर बैठा था और अचानक उसके गले का लॉकेट टूट गया। टूटने के बाद उस लॉकेट से एक काली रोशनी निकली और वह रोशनी कहने लगी, ओसाइरन मेरे बेटे, मुझे फिर से कैद कर लिया गया। हालांकि मैंने हमेशा मेरी जंग से तुम्हें दूर रखा है, लेकिन इस बार मैं फिर से हार गया और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें वापस से मुझे आजाद करना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रलय राज को भी तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा। वही अपने पिता की बात सुनकर ओसाइरन अपने सिंहासन से ऊपर उठकर उनसे कहने लगा, पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आजाद करवा दूंगा। अपने बेटे की बात सुन जायरन ने उससे कहा, बेटा ये काम उतना आसान नहीं है। अगर मैं इन तीनों को हरा नहीं सकता तो तुम कैसे हरा पाओगे? तुम्हें सबसे पहले उनको हराने के लिए उनसे भी काफी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। मैंने ओसाइरिस की फोलन माउंटेन पर अपनी खास तकनीक जो कि है ब्लैक होल डेवोरिंग टेक्निक, जिसकी मदद से तुम किसी भी प्लेनेट को सोख सकते हो और उसमें प्लेनेट की सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी। जितना जितना तुम प्लेनेट को सोखते जाओगे उतना ही तुम्हारी ताकत मेरी तरह बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले तुम जाकर उस तकनीक को हासिल करो और उस पर महारत हासिल करो। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होगा मेरे बेटे, तुम्हें उस तकनीक के साथ साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे त्रिदेव भी तुम्हें रोक नहीं सके। मैंने सुना है प्लेनेट लावेरिया में एक खास तकनीक है
जिसकी मदद से तुम अपने शरीर को अमर बना सकते हो, यानी तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो तुम्हारा शरीर उस हमले को झेल सकेगा। हालांकि ये तकनीक फिलहाल सिर्फ ध्रुवांतक के पास है, लेकिन अगर तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए तो तुम्हारा शरीर भी ध्रुवांतक जैसा अमर बन जाएगा। अपनी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से तुम प्लेनेट मार्कस के किसी भी शक्ति देव से कम नहीं हो, लेकिन शक्ति देव बनना कुछ नहीं है, तुम्हें उससे भी और ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकि तीनों प्लेनेट के सुपर योद्धा मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और एक बार अगर तुम मुझे आजाद कर पाए तो हम मिलकर इस बार उन पर कहर बरसाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, उन्हें झुकने पर मजबूर कर देंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी और अंधेरे के फौज एक बार फिर से अपना कहर बरसाएंगे। वही प्लेनेट अबिसिया में आचार्य विदुर देव ध्रुव शौरी से कहने लगे, शक्ति देव का अगला स्तर जो कि पूर्वज शक्ति देव है, उस स्तर तक पहुंचने के लिए एक तो बहुत सारी मूल शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी मार्कस में मूल शक्ति मिल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए दूसरे भी कुछ तरीके हैं। अगर तुम मार्कस में 5 और शुरुआती शक्ति देव तैयार कर पाए तो उनकी सम्मिलित शक्तियों से तुम पंच शक्ति का आह्वान करके अपने अंदर उस शक्ति को समाहित करके पूर्वज शक्ति देव तक पहुंच सकते हो। हालांकि इससे तुम्हारा शरीर तबाह हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी नष्ट हो सकती है, लेकिन अगर तुम स्तर को पार कर लेते हो तो तुम आसानी से पूर्वज शक्ति देव बन पाओगे। और एक बार अगर तुम पूर्वज शक्ति देव बन गए तो तुम्हारी शक्तियां पहले से लगभग 1000 गुना और बढ़ जाएंगी। और अगर तुम महाशक्ति देव बन पाए तब तुम जायरन को पूरी तरह से मिटा सकते हो, क्योंकि एक महाशक्ति देव पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले 5 होनहार शक्ति देव तैयार करना पड़ेगा। मैंने और महावश जी ने मिलकर 4 देव गोली हासिल कर ली है। इनकी मदद से तुम 4-9 स्तर के विद्वान को शक्ति देव बना सकते हो। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह शुरुआती शक्ति देव बनने में काफी कारगर साबित होगी। एक बार तुम 5 शक्ति देव तैयार कर पाए तो उनकी शक्तियों की सम्मिलित ताकत से तुम पूर्वज शक्ति देव बन जाना और अपनी शक्ति देव की सेना के साथ तुम जायरन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। आचार्य विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिलाया और अंदर ही अंदर वो ये बात महसूस करने लगा कि अगर वो इसमें सफल होता है तो जायरन का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। लेकिन कौन होंगे वे 5 शक्ति देव जिन्हें ध्रुव खुद तैयार करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 सिर्फ पॉकेट फायर पर। प्लेनेट अबिसिया में आचार्य विदुर देव और ध्रुव शौर्य मिलकर जायरन को पूरी तरह से तबाह करने की योजना बना रहे थे। वहीं दूर पर्वत शिखर पर एक तिलस्मी जानवर जिसका शरीर आधा इंसान जैसा था और आधा गरुड़ जैसा, वह काला पोशाक पहने हुए उनकी बात बहुत दूर से सुन रहा था। इससे पहले कि किसी को उसके बारे में कोई भनक लगे, वो आयामों को चीरते हुए अचानक गायब हो गया। वही दूर प्लेनेट ओसाइरिस में ओसाइरन फोलन माउंटेन जाने की तैयारी करने लगा। अचानक से उसे आयामों में कुछ हलचल महसूस हुआ और उसने देखा एक रोशनी उसके सामने प्रकट हो गया। उस रोशनी को देखकर ओसाइरन ने कहा, बोलो गरुड़ा, तुम क्या खबर लाए हो? तभी वह काला पोशाक पहना हुआ तिलस्मी जानवर जो कि आधा इंसान और आधा गरुड़ जैसा था, जिसका नाम था गरुड़ा, उसने कहा, मालिक, मैंने उनकी योजना को सुन लिया है। वे लोग आपके पिताजी को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहे हैं, जिनमें उनके पास फिलहाल 4 देव गोली है और वह 5 शक्ति देव की एक टोली बनाने वाले हैं, जिनकी मदद से ध्रुव शौर्य खुद पूर्वज शक्ति देव बन जाएगा और शायद महाशक्ति देव बनने का भी प्रयास करेगा। और इसमें अगर वह सफल हो जाता है तब वह जायरन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हालांकि वह 5 शक्ति देव का चुनाव अभी तक नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत जल्द ही वह मार्कस में से किसी विद्वान को चुनकर अपना शिष्य बनाएगा और उनको शक्ति देव स्तर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। ऊपर से उनके आचार्य विदुर देव भी कम शातिर नहीं है, उनके पास भी कई सारे नुस्खे हैं जिनकी मदद से वह जल्द से जल्द शक्ति देव की टोली तैयार कर पाएंगे। और अगर एक बार उसने शक्ति देव की इस टोली का निर्माण कर लिया फिर ध्रुव तो पूर्वज शक्ति देव बन ही जाएगा। और अगर एक बार वह पूर्वज शक्ति देव बन जाता है फिर वह महाशक्ति देव स्तर तक पहुंचने की भी पूरी कोशिश करेगा। और एक बात, ध्रुव ने पहले ही संसार गोली का सेवन कर लिया है। इसका मतलब उसकी ताकत न केवल मार्कस में बल्कि प्लेनेट प्लूटो में भी काम करेंगे। और प्लेनेट प्लूटोनिक और प्लेनेट मार्कस की कुछ तकनीकों को मिलाकर वह अपना कुछ शक्तिशाली अलग तकनीक का निर्माण कर पाया तो उसे रोकना भी अंधेरे के गुलामों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे प्लेनेट प्लूटो के ध्रुव रायजादा के पास भी ऑन्टो पूर्वज निशान, तिलिस्मी पत्थर और प्राचीन पत्थर है, जिनकी मदद से वह भी अपने आप को और शक्तिशाली बनाता जाएगा। और अगर तीनों प्लेनेट के देव और शक्ति देव की टोली एक साथ मिलकर फिर से हम पर हमला करेंगे तो इस बार शायद हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। खामोश, तुम्हें उनकी तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वह कर दिया है। अब जाओ और जनरल डाका को बुलाओ। वही ओसाइरन के गुस्से को देखकर गरुड़ा तुरंत वहां से चला गया और वह जाके जनरल डाका को बुलाने लगा। कुछ ही देर में जनरल डाका अपने कुछ सिपाहियों के साथ ओसाइरन के पास आए और उनसे कहा, मालिक, क्या हुक्म है? जनरल डाका को देखकर ओसाइरन ने कहा, फॉलन माउंटेन जाने की तुरंत तैयारी करो। तभी जनरल डाका ने कहा, वह तो ठीक है मालिक, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि फॉलन माउंटेन कितना खतरनाक जगह है। आज तक कोई उस माउंटेन के 100 किलोमीटर के रेंज तक नहीं जा पाया है। और बात अगर फॉलन माउंटेन के अंदर गुफाओं में जाने की हो
तो शायद ही कोई है जो आज तक उन गुफाओं में पहुंच पाया है। तभी ओसायरन ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना ही करो, मैं खुद फॉलन माउंटेन में जाऊंगा। जी मालिक, मैं तुरंत तैयारी करता हूँ, डाका ने कहा और वह वहां से चला गया और फॉलन माउंटेन जाने की तैयारी करने लगा। वही सिंहासन पर बैठा ओसाइरिस अपने एस्ट्रल रिंग से एक हरे क्रिस्टल को निकाला और उसे दोनों उंगलियों के बीच रखकर दबाकर तोड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और चारों तरफ काले बादल छाने लगे। वही काले बादलों के बीच से एक आयामी दरार नजर आने लगा और उस दरार से एक काला धुआं वहां से निकलने लगा और धीरे धीरे वह धुआं एक आकृति का आकार लेने लगी और वह धुआं सीधे ओसाइरिस के पास आकर बोला, क्या हुक्म है मेरे। तभी ओसाइरिस ने कहा, ड्यूक, मेरे सबसे वफादार योद्धा, वक्त आ गया है कि मैं अपने पिता के लक्ष्य कदम पर आगे चलूं। उन्होंने मुझे फॉलन माउंटेन में छिपा हुआ उनकी खास ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक के बारे में बताया है। इस तकनीक को मुझे हासिल करना होगा और एक बार यह तकनीक मुझे मिल गई तो मैं किसी भी प्लेनेट को सोख कर उसकी शक्तियां अपने अंदर समाहित कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं इन प्लेनेट को सोखता रहूंगा, मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे मैं और भी शक्तिशाली बनता जाऊंगा, मेरी सेना भी शक्तिशाली बनेगी और फिर हम मिलकर पिताजी को आजाद कर देंगे। साथ ही साथ प्रलय राज को भी जिंदा करना पड़ेगा ताकि हम अपनी पूरी सेना के साथ दोबारा जंग शुरू कर सके और इस बार जंग में हम लोग ही जीतेंगे। चाहे त्रिदेव कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार जीत हमारी ही होगी। वही ड्यूक ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे सम्राट। लेकिन फॉलन माउंटेन के 100 किलोमीटर के रेंज तक एक दिव्य शील्ड चढ़ा हुआ है और यह कोई आम ढाल नहीं है। जो कोई भी इसके आर पार होने की कोशिश करता है वह तुरंत भस्म हो जाता है। कहा जाता है कि आपके पिता ने इस शील्ड का निर्माण एक पूरी गैलेक्सी की ताकत लगाकर की थी, जिसमें कई सारे ब्लैक होल्स की ताकत भी शामिल है। जो कोई भी इस ढाल को तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी हर कोशिश लगभग नाकाम हो जाती है। कई सारे योद्धा काफी टाइम से यह कोशिश करने में लगे हैं कि कैसे वह इस पर्वत के अंदर उस गुफा तक पहुंच पाए, लेकिन आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। क्या आपके पास कोई योजना है कि हम कैसे उस गुफा तक पहुंच पाए? तभी ओसाइरिस ने कहा, फिक्र मत करो ड्यूक, उस गुफा तक मेरे और पिताजी के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। तुम्हें पता है क्यों? ओसायरन की बात सुन ड्यूक ने पूछा। क्यों मेरे मालिक? ओसाइरिस ने जवाब दिया, क्योंकि जो शील्ड उस पर चढ़ा हुआ है उसको भेदने के लिए या तो पिताजी का मूल खून या फिर उसका खून जिसके रगों में जायरन का खून दौड़ रहा है, यानी कि उनका वंशज यानी मैं, हम दोनों में से किसी का भी खून अगर उस शील्ड पर पड़ा तो वह शील्ड तुरंत गायब हो जाएगी और मैं उस गुफा पर जाकर वह तकनीक हासिल करके ल जाऊंगा। फिर उस तकनीक पर महारत भी हासिल करना होगा। जैसे जैसे इस तकनीक पर मैं महारत हासिल करने लगूंगा, मेरी शक्तियां पिताजी जितनी ही हो जाएंगी। जैसे ही मेरी शक्तियां एक हद तक बढ़ जाए, फिर मैं जाकर दोबारा से पिताजी को आजाद कर दूंगा और इस बार मैं अंधेरे के गुलामों के साथ साथ पूरी सेना लेकर जाऊंगा ताकि हमें कोई नहीं रोक सके। ऐसा ही होगा मेरे मालिक। ड्यूक ने सिर हिलाया। तभी वहां जनरल डाका आया और वह कहने लगा, मेरे मालिक, मैंने आपकी जाने की सारी तैयारी कर ली है, तो हम सब कब निकलेंगे? ओसाइरिस ने कहा, जाओ और बुजुर्गों को बुलाओ, हम सब अभी निकलेंगे। जनरल डाका ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मालिक, मैं तुरंत उनको बुला के लाता हूँ। और वह तुरंत वहां से बुजुर्गों को बुलाने के लिए निकल पड़ा। वही कुछ देर के बाद वहां 5 प्रमुख बुजुर्ग हाजिर हुए और उनमें से एक बुजुर्ग याका ने कहा, क्या बात है ओसायरन, हमें अचानक से क्यों बुलाया गया? वही ओसायरन ने कहा, बुजुर्गों, वक्त आ गया है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ फॉलन माउंटेन पर जाए और वहां से पिताजी का ब्लैक होल डेवोरिंग तकनीक हासिल करके लाए। तो क्या ओसायरन को मिल जाएगी जायरन की अमानत ब्लैक होल डेवोरिंग तकनीक, और क्या वह अपने पिता जायरन की तरह उस तकनीक पर महारत हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट फायर पर सुपर योद्धा सीजन 3। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारा लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस पर लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपका मोटिवेशन ही हमें नया एपिसोड्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लेनेट अबिसिया में आचार्य विदुर देव और तीनों प्लेनेट के सुपर योद्धा यानी ध्रुव शौर्य, ध्रुव रायजादा और ध्रुवांतक मिलकर जायरन को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। वहीं पर ध्रुव शौर्य ने आचार्य से कहा, आचार्य, आखिर कौन होंगे वे 5 शक्ति देव जो जायरन को खत्म करने में हमारी मदद करेंगे? ध्रुव की बात सुन विदुर देव कुछ सोचने लगे और फिर उन्होंने ध्रुव से कहा, देखो ध्रुव, हालांकि हमारे प्लेनेट मार्कस में बहुत सारे विद्वान हैं, जिनमें से काफी लोग 9 स्तर के विद्वान भी है, लेकिन उनमें से काफी लोग बहुत बुजुर्ग हैं। ये काम किसी नए पीढ़ी के विद्वान के हाथों ही होना चाहिए। मेरे नजरों में सबसे ज्यादा काबिल अगर तुम किसी को इस काम के लिए चुनना चाहते हो तो वे है हीनिसा, ईरा, तुम्हारी बेटी ध्रुविका और तुम्हारे 2 भाई, क्योंकि उनके रगों में तुम्हारे ही शौर्य दल का खून दौड़ रहा है और क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन अभी शुद्ध हो चुकी है, इसीलिए इनके शक्तिदेव बनने का चांस सबसे ज्यादा है। अगर ये लोग ठीक तरह से ट्रेनिंग कर पाए और अपने आप को 9वें स्तर के विद्वान तक पहुंचा पाए तो फिर देव गोली के सेवन के बाद ये शायद शक्तिदेव बनने में कामयाब हो जाएंगे। इस काम के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल है
तो वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी ध्रुविका। आचार्य विदुर देव ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, ध्रुविका के अंदर एक तो तुम्हारा खून है और दूसरा उसके अंदर हिनीसा का भी खून है। दोनों ब्लड की शक्तियों की मदद से वह दूसरों के मुकाबले बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को सीख पाती है। और अगर तुम उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से जजमेंट करोगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि उसकी उम्र पर तुम भी इतने काबिल नहीं थे। उसकी सीखने की रफ्तार मार्कस में किसी भी योद्धा से काफी ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा मुझे यह लगता है कि तुम्हारी बेटी ध्रुविका में ही वह हुनर है कि वह भी अगला शक्ति देव सबसे जल्दी बन पाए। लेकिन फिलहाल वह अभी विद्वान के चौथे स्तर पर है, तो सबसे पहले हमें उसे विद्वान के 9वें स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कुछ इंतजाम करके रखा है। और अगर बात करते हैं तुम्हारी बीवी ईरा की, तो वह फिलहाल विद्वान के 9वें स्तर पर है, इसलिए वह भी शक्ति देव बनने में शायद कामयाब हो जाए। वहीं पर हिनीसा भी अभी विद्वान के 7वें स्तर पर है, इसीलिए उसके लिए भी 9वें स्तर तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार वह 9वें स्तर तक पहुंच जाए, फिर देव गोली का प्रयोग करके हम उन्हें शक्ति देव बनने में मदद कर सकते हैं। और तुम्हारे 2 भाइयों में तुम्हारा ही ब्लड लाइन है। हालांकि फिलहाल वह महाशक्ति पूर्वज के आखिरी पड़ाव पर है, इसीलिए उनके लिए विद्वान के 9वें स्तर तक जाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसका भी हल मेरे पास है। अगर हम उन्हें दिव्य रोशनी की मदद से विद्वान के 9वें स्तर तक पहुंचा पाएंगे, अगर ऐसा हो गया तब उन्हें भी देव गोली के प्रयोग से तुम शक्ति देव बना पाओगे। हालांकि हमारे पास फिलहाल 4 ही देव गोली है, इसीलिए मैंने कुछ सोच। तभी ध्रुव शौर्य ने आचार्य से कहा, वो क्या है आचार्य? विदुर देव आगे ने कहा, देखो ध्रुव, तुम सिर्फ एक शक्ति देव ही नहीं बल्कि फिलहाल मार्कस के सबसे बेहतरीन हकीम भी हो, तो तुम्हें ही एक देव गोली का निर्माण करना होगा। मैंने पहले ही पेल टावर के बुजुर्गों से क्लास 10 की यह देव गोली बनाने की विधि हासिल कर ली है, लेकिन इसे बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वह बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि तुम्हारे पास जो दिव्य रोशनियां हैं, हम देव गोली बनाने का सारा उम्मीद खो देंगे। विदुर देव की बात सुन ध्रुव ने उनसे कहा, आचार्य आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर देव गोली बना लूंगा। हालांकि मैंने कभी भी पहले ऐसी गोली का निर्माण नहीं किया, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने अच्छे से मेहनत किया और अगर मैं अपने ध्यान को अच्छे से केंद्रित कर पाया तो मैं यह गोली जरूर बना लूंगा। और मेरे पास 23 दिव्य रोशनी है, उनके मदद से मैं इस काम को जरूर अंजाम देकर ही रहूंगा। ध्रुव की बात सुन विदुर देव ने उससे कहा, ध्रुव फिलहाल मुझे 3 दिव्य रोशनियों के बीज की जरूरत है। मैं उस फ्लेम मंत्रा तकनीक सिखाऊंगा और उसकी मदद से वह 9वें रैंक की विद्वान बन सकती है। विदुर देव की बात सुन ध्रुव चिंतित हो गया और उसने कहा, आचार्य क्या मेरी बेटी 3 दिव्य रोशनियों की शक्तियों को संभाल पाएगी? ध्रुव को चिंतित देखकर विदुर देव ने हंसते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो ध्रुव, तुम तो उस वक्त शक्ति पूर्वज भी नहीं थे जब तुम्हारे पास दिव्य रोशनियां थी। और बात अगर काबिलियत की जाए तो तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज्यादा काबिल है। और तो और उसके अंदर नागोरा की रानी हिनीशा का भी खून है। 2 खून की वजह से वह और भी ताकतवर है। अगर उसने फ्लेम मंत्रा सीख लिया तो वह कई सारी दिव्य रोशनियों को काबू कर पाएगी और उसकी ताकत भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो और वह 9वें रैंक के विद्वान तक जल्द ही पहुंच सकती है। आचार्य विदुर देव की बात सुनकर ध्रुव और भी खुश हो गया। उसने तुरंत 3 दिव्य रोशनियों के बीज निकाले, जो कि थे शौर्य कमल दिव्य रोशनी का बीज, विध्वंसक दिव्य रोशनी का बीज और अपने आचार्य से मिले श्वेत कमल दिव्य रोशनी का बीज। उसको उसने अपने आचार्य को पकड़ा दिया और आचार्य से कहा, आचार्य मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा और उसे मुझसे भी काबिल, मुझसे भी ताकतवर एक योद्धा बनाकर दिखाइएगा। तीनों दिव्य रोशनी के बीज को हासिल करने के बाद आचार्य विदुर देव ध्रुविका को लेकर धीरे धीरे वहां से मार्कस की तरफ रवाना होने लगे। तभी ध्रुव शौर्य को कुछ याद आया और उसने आचार्य से कहा, आचार्य रुकिए। ध्रुव को अचानक बुलाते देख आचार्य विदुर रुक गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने कहा, आचार्य मेरे पास पूर्वज रुद्रदेव शौर्य की शक्ति बीज है, क्या हम इस बीज की मदद से उन्हें दोबारा जीवित कर सकते हैं? तभी आचार्य विदुर देव सोचने लगे और फिर ध्रुव से कहा, हालांकि ये बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए अपनी आत्मा की सारी शक्तियां बर्बाद कर दी थी। फिर भी उनका यह शक्ति बीज उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी है, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें शक्ति देव के कम से कम दूसरे पड़ाव तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर तुम रुद्रदेव को दोबारा पुनर्जीवित कर पाओगे। विदुर देव की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने जज्बात के साथ कहा, आचार्य आप फिक्र मत कीजिए, मैं शक्ति देव के दूसरे स्तर पर पहुंच के ही रहूंगा और दोबारा से पूर्वज रुद्रदेव शौर्य को मैं जिंदा कर दूंगा। वही प्लेनेट ओसाइरिस में ओसायरन और उसकी सेना फोलन माउंटेन के बाहरी हिस्से में आ गए। तभी ओसायरन ने 5 बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों आप सब मिलकर होमदाई विधि की तैयारी कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मैं इस शील्ड को नष्ट कर पाऊं और अंदर गुफा में जाकर ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक को हासिल कर पाऊं। ओसायरन की बात सुनने के बाद 5 बुजुर्ग, बुजुर्ग याशा, बुजुर्ग अहिरा, बुजुर्ग दानिश, बुजुर्ग राका और बुजुर्ग चंडाल होमदाई विधि की तैयारी करने लगे। उन्होंने ओसायरन से कहा, सम्राट हमें सबसे पहले आपके मूल खून की आवश्यकता है, इसलिए आप इस शील्ड डिस्ट्रक्टर में आपका मूल खून भर दीजिए ताकि हम इस शील्ड को आसानी से तोड़ पाए।
तभी ओसायरन अपनी मुट्ठी को कसने लगा और उसमें से बूंद बूंद करके मूल खून निकलकर शील्ड डिस्ट्रक्टर में जाने लगा और वहीं पर पांचों बुजुर्ग मिलकर मंत्र पढ़ने लगे, जिसके बाद वह शील्ड डिस्ट्रक्टर कांपने लगा और उसमें से काली रोशनी बाहर आने लगी। तो क्या ओसायरन फॉलन माउंटेन की शील्ड तोड़ने में कामयाब होगा? क्या ध्रुव अपने पूर्वज रुद्रदेव को जिंदा कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा रिलोडेड का अगला। काली रोशनी को देखकर पांचों बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा, आखिरकार ऐसा लगता है कि यह शील्ड अब टूटने वाली है। सभी के आंखों के सामने वह काली रोशनी जाकर उस शील्ड से टकराई, लेकिन हर एक की उम्मीद के विपरीत कोई भी हलचल महसूस नहीं हुआ। इसे देख ओसायरन गुस्सा हो गया और बुजुर्गों से बोला, आखिर यह शील्ड अब तक क्यों नहीं टूटा? वही ओसायरन की बात सुनकर बुजुर्गों में भी थोड़ा खौफ छा गया। उन्होंने डरते हुए कहा, सम्राट, हमने तो पूरी विधि के साथ ही शील्ड डिस्ट्रक्टर में आपका मूल खून डाला था और उसके बाद काली रोशनी जाकर शील्ड से भी टकराई, लेकिन इस शील्ड में क्यों कोई हलचल नहीं हो रहा है, ये तो हमें भी पता नहीं है। तभी अचानक सभी को जमीन से कुछ हलचल महसूस हुआ। ऐसा महसूस होने लगा कि मानो पूरी जगह कांपने लगी हो। यह देखकर खुद ओसायरन भी चौंक गया और इंतजार करने लगा कि आखिर क्या होने वाला है। तभी धरती को चीरते हुए 8 प्राचीन दरवाजा सामने आने लगा। ये 8 दरवाजे उस शील्ड के 8 दिशाओं में अलग अलग जगह प्रकट होने लगे और 8 दरवाजे प्रकट होने के बाद चारों तरफ एक काली और खूंखार आभा छा गई, जिसे देखकर खुद ओसायरन भी चौंक गया और उसने बुजुर्गों से पूछा, बुजुर्गों, ये आखिर क्या है? ये 8 दरवाजे क्यों बाहर आ गए हैं और कहाँ है वह गुफा जहां से मैं ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक हासिल कर पाऊं? तभी बुजुर्ग भी सोचने लगे और धीरे धीरे वह अपने सामने प्रकट हुए, एक गेट के पास गए और गौर से उस गेट को देखने लगे। तभी उन्हें दिखाई दिया कि गेट के एकदम ऊपरी भाग में कुछ लिखा हुआ है। वह लोग गौर से उस शब्द को पढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी बुजुर्ग चांडाल, जो कि प्राचीन लिपियों में महारत हासिल कर चुके थे, उन्होंने उस लफ्ज को समझते हुए कहा, सम्राट, यहाँ पर लिखा है, बनेगा मालिक वो जिसे होगी हासिल हमारी 8 अमानत। उस शब्द को सुनकर ओसायरन की भौहें चढ़ गई और उसने कहा, आखिर ये 8 अमानत क्या है? तभी बुजुर्ग चांडाल ने उस गेट पर और भी गौर से नजर डाला और उसे महसूस हुआ कि गेट के अंदर कुछ प्राचीन शक्तियां छुपी हुई हैं और गेट के एकदम बीचों बीच 3 मोती जैसे चीज चमक रहे थे और उसी के नीचे लिखा था, किंग ऑफ ड्रैगन एथस की अमानत। वही एथस का नाम सुनकर बुजुर्ग याका चौंक गए और उसने ओसायरन से कहा, सम्राट, ये एथस और कोई नहीं बल्कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है और जहां तक मुझे पता है इस पूरे ब्रह्मांड में 8 ऐसे मोनार्क थे जिनकी ताकत बेशुमार थी। हालांकि उनकी अमानत यहाँ कैसे आया यह हमें पता नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल पहले आपके पिता जायरन ने इन मोनार्क से ही अपनी शक्तियां हासिल की थी और यह जो ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक है यह भी उन्हें मोनार्क से ही हासिल हुई थी। तो यह भी हो सकता है कि ये 8 दरवाजा इन मोनार्क की अमानत है, जिसे अगर आप हासिल कर पाए तो आप इतना शक्तिशाली बन जाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और शायद ये 8 अमानत ही चाबी है उस ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक तक पहुंचने की। वही इस बात से बेखबर बुजुर्ग ओसायरन को मोनार्क के बारे में समझा रहे थे। वही फॉलन माउंटेन के बीचों बीच धरती के कई हजार फीट गहराई में एक लाल खूनी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने हंसते हुए कहा, आखिरकार लाखों सालों की कैद से मैं आजाद हो गया। मल्टीवर्स में आ रहा हूँ। और पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया। इधर प्लेनेट ओसाइरिस से दूर प्लेनेट आबिसिया में ध्रुव शौर्य, छोटू और ध्रुवांतक उड़ते हुए अंधेरे के गुलामों को खत्म करने के लिए उनके ठिकानों की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक भारी बारिश होने लगी और लाल और नीले बिजली के गर्जन के साथ पूरा आसमान चमकने लगा। काले बादलों ने पूरे प्लेनेट को ढक लिया। अगले ही पल ध्रुव के सिर पर एक शक्तिशाली बिजली आकर गिरी। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसे इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। दर्द इतना बढ़ गया कि उसका दिमाग लगभग फटने वाला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। दूसरी दुनिया में अचानक ड्रैगन पहाड़ी के पीछे की तलहटी में छप्पर वाली एक झोपड़ी की छत पर बिजली गिरी। बूम! तभी एक जवान लड़का अचानक बिस्तर पर खड़ा होकर बैठ गया। उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था और वो जोर जोर से कराह रहा था। जैसे ही उस जवान लड़के ने अपने चारों ओर उस फूस की झोपड़ी में साज सज्जा को देखा, वो तुरंत हैरान रह गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यह मैं कहाँ हूँ? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो अंधेरे के गुलामों को खत्म करने जा रहा था। फिर क्या हुआ था? हाँ, याद आ गया। वह लड़का दंग रह गया। ऐसा लगता है कि बिजली का झटका मेरे सिर पर लगा। मेरे पास यह देखने का भी समय नहीं था कि मेरे बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव शौर्य था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। ध्रुव ने अपनी हालत देखी, लेकिन तभी वह दंग रह गया। उसके शरीर में कोई भी शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। ध्रुव का सिर अब चकराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से बेहोश हो जाएगा। खुद को संभालते हुए उसने एक बार फिर से अपने शरीर की अच्छे से जांच की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो कितना भी देख ले, उसकी शक्तियां और शक्तिदेव का रैंक उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। छोटू, ध्रुवांतक, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ध्रुव ने अपने दोस्तों को आवाज दी,
लेकिन वो कितना भी उन्हें पुकार ले उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पल भर में उसके दिमाग में हजारों तरह के विचार उमड़े और बिगड़ने लगे। वो अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। ध्रुव के साथ जीवन पता नहीं कौन से और क्या क्या खेल रच रहा था। पहले तो वह टैलेंटेड था और कम उम्र में ही एकलव्य रैंक पर पहुंच गया था, लेकिन एक दिन उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। फिर 3 साल तक ध्रुव ने मेहनत, लेकिन फिर भी वह असफल रहा और उसकी मंगेतर लारा ने उसे धोखा दिया और उसे जलील किया। यहाँ तक कि उसने तो लगभग उसे मार ही दिया था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और उसे फिर से एक नया जीवन दान मिला। उसकी मुलाकात आचार्य विदुर देव से हुई, जिनके मदद से वह आसानी से अपनी मंगेतर से बदला ले सकता था। ध्रुव अभी भी झोपड़ी के अंदर उसी लकड़ी से बने बिस्तर पर बैठा था। उसे रह रहकर अपने दोस्तों, परिवारों और आचार्य विदुर देव की याद सता रही थी। पता नहीं वो सब कैसे होंगे, ध्रुव ने उदास होते हुए सोचा। ध्रुव उन सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जो उसके प्यारे थे भावुक हो गया था। वो अभी उन सभी लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका सिर भयानक दर्द से फटने लगा। अचानक उसके सिर में कुछ चमकने लगा। यह एक चौकोर डब्बे जैसे था जिसका काला पारदर्शी रंग था। ये क्या भला है? कहीं मेरे दिमाग के अंदर अंधेरे के गुलामों की आत्मा तो नहीं घुस गई? वो यह देख दंग था, लेकिन थोड़ा डरा भी हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था यह चीज आखिर क्या है। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। वो चौकोर डिब्बे जैसी चीज खुली और उसके सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। ध्रुव हैरान रह गया। मार्कस सिस्टम को चालू करने के लिए होस्ट ध्रुव को बधाई। क्या आप अपनी विशेषताओं की जांच करना चाहते हैं? एक जानी पहचानी बूढ़ी लेकिन थोड़ी कड़कड़ी आवाज सुनाई दी। ध्रुव एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। उसने फटी हुई आंखों से एक बार फिर उस चीज को देखा जो उसके दिमाग में कहे गए इन शब्दों के साथ चमक रही थी। उसको ज्यादा हैरानी उन अजीब शब्दों से नहीं थी जो उसके दिमाग में किसी चौकोर डब्बे जैसी चीज पर चमक रहे थे। उसको हैरानी तो उस आदमी की आवाज सुनकर हुई थी। आखिर किसकी थी वो आवाज और ध्रुव कहां पर पहुंच गया था? ध्रुव के ऊपर वो बिजली कैसे गिरी थी? जानने के लिए सुनिए। अरे ये तो आचार्य की आवाज है, लेकिन उन्हें क्या हो गया है जो वो इतनी सख्त आवाज में बोल रहे हैं? ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर आचार्य विदुर देव की आवाज सुन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। आचार्य आप कहाँ हैं और आपकी आवाज को क्या हो गया है? और ये हम कौन सी जगह आ गए हैं? यहाँ मेरी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही है। ध्रुव ने एक साथ सवालों की लाइन लगा दी, लेकिन उसे फिर से निराशा हाथ लगी। उसके किसी भी सवाल का उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके कुछ देर बाद एक बार फिर उसके दिमाग में आवाज सुनाई दी। होस्ट ध्रुव, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? यह बिल्कुल आचार्य विदुर देव जैसी आवाज थी। आचार्य, क्या हुआ है आपको? आखिर आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? ध्रुव ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन जैसे इस आवाज ने तो उसे निराश करने का ठेका ले रखा था, उसे फिर से कोई जवाब नहीं मिला। होस्ट ध्रुव, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? वो आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार ध्रुव ने झुंझलाते हुए गुस्से में कह दिया, मैं चाहता हूं। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से उस डिब्बे जैसी चीज का रूप बदलता है। अब उस पर चमकते हुए कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं। नाम ध्रुव शौर्य, लेवल 0, शक्तियों की रैंक, युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्व सम्राट। हर रैंक को 9 लेवल में बांटा गया है। एनर्जी लेवल 0 पॉइंट, स्किल्स कुछ भी नहीं, लक मूल्य कुछ भी नहीं, चार्म मूल्य कुछ भी नहीं, स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स। ध्रुव इन शब्दों को देख उलझन में नजर आ रहा था। उलझन इस बात की नहीं थी कि वो इन शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, बल्कि इस बात की थी वो इनका मतलब और उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था। ध्रुव को पता नहीं, लेकिन वो किसी अजीब कारण से इन शब्दों को पढ़ और समझ सकता था। यंग मास्टर, आप उठ गए? जिस वक्त ध्रुव उस मार्कस सिस्टम का अध्ययन कर रहा था, नौकरानी की तरह कपड़े पहने एक यंग लड़की जल्दी से झोपड़ी के अंदर आई। ध्रुव को बिस्तर के किनारे बैठे देखकर वो हैरान रह गई। ओवल चेहरा, विलो पत्ती जैसी भौहें, आंखें वसंत के पानी की तरह साफ, आत्मा ऊर्जा से भरी हुई और सुनहरे अनुपात में तैयार थी, क्योंकि वो अभी भी यंग थी और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। जब तक उसे कुछ और साल दिए जाते, वो निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता होगी जो परियों को भी पछाड़ सकती थी। ध्रुव को कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर ये लड़की कौन है? वो उसे कैसे जानती है? वो अब उसका चेहरा घोर से देख याद करने की कोशिश करने लगा। अचानक तभी बिजली करंट की तरह उसके दिमाग में एक झटका लगा और उसके दिमाग में एक अलग इंसान की यादें दौड़ने लगीं, जो ध्रुव की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे सिर में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो असहनीय नहीं था। यादें स्थानांतरित हुई। एक ठंडी आवाज ध्रुव के दिमाग में सुनाई दी। आखिर आपने किसकी यादें मेरे दिमाग में घुसा दिया है? और ये कौन शख्स है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूं, लेकिन मैं हूं भी नहीं। ध्रुव ने आचार्य से पूछा, लेकिन वो तेज आवाज में नहीं बोला क्योंकि लड़की अभी भी वही खड़ी थी। होस्ट की आत्मा जिस शरीर में है, ये यादें उसी इंसान की है। अब वो इंसान मर चुका है, इसलिए उसकी यादें भी होस्ट की हुई, आचार्य विदुर ने कहा। ध्रुव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर जहां था वहीं अकड़ गया। उसने कहा, क्या मेरी आत्मा? इसका मतलब मैं उस दिन मर चुका था? ध्रुव का चेहरा दूध की तरह सफेद पड़ चुका था।
किसी तरह अपने होश संभालकर उसने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती है कि मेरी मृत्यु किस कारण हुई? आपकी मौत किसी साजिश के चलते हुई थी, उसके बाद आपकी आत्मा इस दुनिया में आ गई। ध्रुव दंग रह गया। साजिश? आखिर मुझे किसने मारा होगा? जायरन तो कैद हो चुका है, फिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो शक्तिदेव को भी पलक झपकते मार सकता है? और तो और मुझे पता तक नहीं चला कि मेरी मौत भी हो गई थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। क्या आप बता सकते हैं मुझे किसने और क्यों मारा? उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए पूछा। उसे जानना था आखिर उसका ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने उसकी मौत की साजिश रची। 2 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन वो आचार्य विदुर जैसी आवाज फिर से सुनाई नहीं दी। ध्रुव समझ चुका था इस सवाल का जवाब आचार्य से नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको अब इतनी ज्यादा झुंझलाहट महसूस नहीं हुई। लेकिन वो जानना चाहता था आखिर उसके साथ हुआ क्या था, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उस दुनिया में कैसे वापस जा सकता हूँ? आप केवल मार्कस सिस्टम को अपग्रेड कर ही दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके लिए आपको सर्व सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। सर्व सम्राट? ये किस तरह की शक्तियां हैं? ध्रुव ने उलझन में पूछा। उसे नहीं पता था ये किस तरह की शक्तियां हैं। आपको जल्द ही पता लग जाएगा। मार्कस सिस्टम द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, उस सिस्टम ने कहा। सिस्टम? आप चाहे जो भी हो, मुझे आपकी आवाज मेरी आचार्य जैसी लग रही है, इसलिए क्या मैं आपको आचार्य कहकर पुकार सकता हूँ? ध्रुव सच में चाहता था कि वो काश आचार्य होते। आप जिस तरह चाहे उस तरह पुकार सकते हैं सिस्टम को, कोई आपत्ति नहीं है, सिस्टम ने कहा। ठीक है आचार्य, ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? ध्रुव को काफी देर से चुपचाप बैठे देख उस नौकरानी लड़की ने पूछा। हाँ रूबी, मैं ठीक हूँ, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर से सिस्टम से बातें कर रहा था। उस नौकरानी लड़की का नाम रूबी था। ध्रुव के माता पिता कई सालों से लापता होने के कारण ध्रुव ने सबसे बोलना बंद कर दिया था, इसलिए उसके दादाजी ने रूबी को गोद ले लिया ताकि उन दोनों की दोस्ती हो सके। उसके बाद वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए। ध्रुव को ये सब उन यादों से पता चला था जो अब उसकी बन चुकी थी। ध्रुव की रक्तवाहिका निकाली जा चुकी थी, उसकी पसलियां टूट गई थी और उसे परिवार द्वारा पहाड़ की तलहटी में एक छप्पर वाली झोपड़ी में छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी रूबी उसका पीछा करती थी और पूरे दिल से ध्रुव की देखभाल करती थी। इस साल अगर रूबी उसकी देखभाल के लिए नहीं होती तो ध्रुव की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी होती। ध्रुव उसका बहुत आभारी था। हालांकि वो अतीत का ध्रुव नहीं था, उन यादों ने उसे बताया कि ये लड़की इस दुनिया में एकमात्र इंसान थी जिसने सच में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। रूबी को इस दूसरी दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार भी माना जा सकता था। इससे पहले की दुनिया में उसका एकमात्र परिवार उसके 2 भाई आचार्य विदुरदेव, हिनीसा, ईरा और ध्रुविका थी। ध्रुव को रिश्तों की अहमियत पता थी, इसलिए वो इस दुनिया में भी अपने जो भी रिश्ते हैं उनको अच्छे से निभाएगा। ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देते हुए बस हल्के से सिर हिलाया। तभी अचानक आंगन के दरवाजे पर लात मारी गई। रूबी, तुम्हें दिया गया वक्त आज खत्म हो चुका है, देखते हैं कि अब तुम कहाँ छिपने वाली हो, एक तीखी आवाज आई। झोपड़ी के अंदर रूबी का चेहरा ठंडा हो गया और वो डर से कांपने लगी। ध्रुव की लंबी भौहें फड़क उठी। उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी। ये था किशोर। इस दुनिया में ध्रुव का एक बड़ा और समृद्ध परिवार था जो शौर्य परिवार के नाम से जाना जाता था। पता नहीं कैसे, लेकिन संयोग से उसकी पिछली दुनिया में भी उसके परिवार को शौर्य परिवार के नाम से जाना जाता था। किशोर इस दुनिया के शौर्य दल का ही एक हिस्सा था। हिस्सा बोलना गलत होगा, वो बस एक नौकर था। रूबी ने ध्रुव को जवाब देते हुए सिर हिलाया। छोटे मालिक ध्रुव, वो यहाँ कर्ज मांगने आए हैं। कैसा कर्ज? ध्रुव को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कभी भी जीवन की परवाह नहीं की थी और रूबी ने हमेशा इसका ध्यान रखा था। हालांकि जहां तक वो जानता था, ये किशोर बेहद थरकी था। वो लंबे समय से रूबी की सुंदरता के लिए लालायित था। रूबी ने नीची आवाज में कहा, कुछ दिन पहले मैंने उससे आपके इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। मैंने पहले कहा था कि मैं 3 महीने के बाद पैसे चुका दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किशोर 3 दिनों में क्यों बदल गया। तुम अभी भी बाहर नहीं निकल रही हो? किशोर की आवाज एक बार फिर आंगन में गूंजी। वो अभद्र तरीके से हंसा और कहा, अगर तुम मेरे साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो तो शायद मैं पैसों के बारे में भूल सकता हूँ। इसके कुछ देर बाद उसने फिर से कहा, रूबी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मेरी दया का ये मौका मत चूको। अतीत में जब ध्रुव एक प्रतिभाशाली लड़का था, वो तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन अब वो कचरे का एक टुकड़ा है। कचरे का एक टुकड़ा जो शौर्य दल के लिए शर्म की बात है। पूरा शौर्य दल उसके मरने का इंतजार कर रहा है। तुम केवल अकेली हो जो उसके पीछे हो। उसकी जगह तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर किशोर हंसने लगा। ध्रुव को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से नौकर ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। भाड़ में जाओ, ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाया और तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलकर कहा, किशोर, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। एक छोटा नौकर मेरे यानी ध्रुव के लोगों को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। किशोर चौंक गया, थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा। ओह, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम शौर्य दल का एक हिस्सा हो? तुम अब सिर्फ कचरा हो, एक टूटी हुई पसली के साथ कचरा। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम कौन हो? तुम आईने में खुद को क्यों नहीं देखते? किशोर की नजरों में ध्रुव बस एक बेकार कचरे का टुकड़ा था जिसे इज्जत देने में कोई ज्ञान नहीं था।
वही नहीं बल्कि शौर्य दल में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वो एक टूटी हुई पंसली के साथ एक कचरा था जो किसी विकलांग से कम नहीं था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि वो आवाजें करने लगे। किशोर मजाक में हंसा। ओह, गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ आओ और मुझे मारो, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे जैसा कचरा मेरे कपड़ों तक को छू सकता है। रूबी ने तुरंत ध्रुव को पीछे खींचा। उसने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर, वो लेवल 1 का योद्धा है, उसकी शक्तियां आपसे ज्यादा है, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो लेवल 1 का योद्धा इतना घमंडी है, ध्रुव ने कहा, और ये सही भी था क्योंकि ध्रुव का लेवल 0 पर था, जिसका अर्थ था कि उसका कोई लेवल नहीं था। उसकी शक्तियां किशोर के आसपास भी नहीं थी, यही वजह था कि वो इतना घमंडी था। किशोर जोर से हंसा। क्या बात है, बच्चा डर गया? तुम आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम जैसे कचरे को एक हाथ से मार सकता हूँ और तुम अभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो ध्रुव? आखिर ध्रुव किस दुनिया में आ चुका था? क्या वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहेगा? क्या ध्रुव किशोर का मुकाबला कर पाएगा? और ध्रुव को किसने किसने जान से मारा था? कहीं जायरान ने तो नहीं, या उसके बेटे ने? आखिर क्या होगा ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी सुपर योद्धा रिलोडेड के। केशव की बात सुन ध्रुव के तन बदन में आग लग गई। उसके अंदर गुस्से की ज्वालामुखी फूट गई। रूबी, यह पैसे वापस करने का समय है। आज या तो तुम पैसे वापस कर दो या रात में सोने के लिए मेरे साथ चलो, या फिर तुम मेरे तरीके जानती हो। बेशक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसी नाजुक कली सी सुंदरता को अपने पास रखना पसंद करूंगा, लेकिन यह कचरा ध्रुव, इसका पता नहीं। किशोर ने रूबी के नाजुक छोटे चेहरे को देखा और आगे क्या होगा सोचने के लिए छोड़ दिया। रूबी किशोर के इरादे समझ गई। अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो ध्रुव को जान से मार देगा। अंत में उसने एक नजर ध्रुव को देखा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। अचानक ध्रुव ने रूबी का हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ध्रुव एक कदम किशोर की ओर बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में मार्कस सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट, क्या आप देन स्ट्राइकिंग पॉइंट्स खर्च कर टोड स्किल खरीदना चाहते हो? ध्रुव उलझन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मार्कस सिस्टम उससे क्या कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर हिला दिया। अगले ही पल अचानक ध्रुव एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। उसका पैर किसी चीज के ऊपर पड़ा। उसने जब देखा, एक टोड का पेट फटा हुआ था और वो खून में लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। होस्ट, आपको इस टोड को मारना होगा, सिस्टम ने एक दमदार आवाज में कहा। ध्रुव दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बात तो पता नहीं वो किस जगह था। दूसरी बात, उसे अब मेढक जैसे दिखने वाले एक जानवर को मारने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन यह अलग बात थी, वो टोड पहले से ही मरने की कगार पर था। ध्रुव हिचकिचाया, लेकिन अगले ही पल उसने उस टोड को मार डाला। इसमें उसे कोई अतिरिक्त बल भी नहीं लगाना पड़ा। होस्ट, ध्रुव टोड के मरने पर आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। तभी फिर वही आवाज दोबारा आई। होस्ट ध्रुव, आपको एक टोडिंग स्किल प्राप्त हुई है, क्या आप उसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? होस्ट ध्रुव, आपकी शक्तियां 0 से बढ़कर लेवल 1 की हो चुकी हैं। ध्रुव के दिमाग में सिस्टम की 3 आवाजें सुनाई दी। ध्रुव उलझन में था। उसे नहीं पता था कि एक्सपीरियंस पॉइंट क्या चीज है और ना ही उसे टोडिंग स्किल के बारे में कुछ पता था, लेकिन वो लेवल 1 की शक्तियों को समझ सकता था। उसकी यादों में शक्तियों की 6 रैंक थी। युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्व सम्राट। प्रत्येक रैंक को 9 लेवल में बांटा गया था। उसकी पिछली दुनिया से इस दुनिया में हर चीज बदली थी, चाहे वो रैंक हो या तकनीक। लेकिन पहली युद्ध मास्टर रैंक में पहुंचने के लिए एक योद्धा को 9 लेवल पार करने होते थे, तब जाकर वो एक युद्ध मास्टर रैंक में पहुंचता था। ऐसे ही युद्ध मास्टर रैंक से युद्ध आत्मा रैंक में पहुंचने के लिए 9 लेवल पार करने होते थे। ऐसे ही हर रैंक में पहुंचने के लिए 9 लेवल पार करने होते थे। ध्रुव की शक्तियां पहले 0 थीं, लेकिन अब उसकी शक्तियां लेवल 1 की हो चुकी थीं। किशोर की शक्तियां भी लेवल 1 पर थीं। इसके बाद ध्रुव का ध्यान टोडिंग स्किल पर गया। उसे नहीं पता था कि वो किया है, लेकिन शक्तिदेव होने की वजह से वो इतना समझ सकता था कि यह किसी प्रकार की कोई युद्ध तकनीक है। इसलिए उसने कहा, सिस्टम, मैं इसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ। तभी ध्रुव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका पूरा शरीर किसी भट्टी में तंदूर की तरह जलने लगा। उसके पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द होने लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो अचानक एक कीचड़ भरी जमीन पर गिर गया। ध्रुव इस वक्त किशोर के सामने अपने आंगन की कीचड़ भरी जमीन पर गिरा था। उसको नीचे जमीन पर गिरता देख रूबी के चेहरे का रंग बदल गया। यंग मास्टर, उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता कि वो अचानक क्यों गिर गया। ध्रुव ने भले ही उस अंधेरी दुनिया में काफी समय गुजारा था, लेकिन यहाँ बस कुछ पल ही गुजरा था। उसका शरीर यहीं सबके सामने मौजूद था। शायद उसकी आत्मा उस अंधेरी दुनिया में गई थी। जब ध्रुव किशोर को मारने के लिए आगे बढ़ा था, तभी अचानक वो नीचे गिर गया। यह देखकर किशोर बेतहाशा हंसा। बेकार कचरा, भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, लेकिन आज कोई भी मुझे रूबी के साथ सोने से नहीं रोक सकता। ध्रुव से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला। सामने खड़े किशोर को अचानक पेट पर 2 लात पड़ी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कोई प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला।
लात पड़ने से किशोर हवा में उछल गया, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिरता उसके पेट, चेहरे और पीठ पर किसी बिजली की स्पीड में ताबड़तोड़ घूंसे और लात पड़ी। उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। अत्यधिक दर्द से वो रोना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे एक और लात पड़ी और उड़ते हुए वो एक मिट्टी की दीवार से टकरा गया, जिससे वह ढह गई। ध्रुव ने किशोर के चेहरे पर एक पैर रखा, उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, एक कुत्ता मेरे सामने अभिमानी होने की जुर्रत करता है। क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है? किशोर को इतना दर्द हो रहा था कि उसके आंतरिक अंग टूटने वाले थे, लेकिन वो अभी भी हमेशा की तरह गुरूर से भरा हुआ था। ध्रुव, बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो, अन्यथा मैं तुरंत शौर्य दल के एल्डर्स से शिकायत करूंगा। अगर तुम मुझे आहत करने की हिम्मत करोगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके 10 गुना परिणाम भुगतो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो? ध्रुव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। किशोर का शरीर कांप उठा और कहा, एक कचरा मुझे मारने की हिम्मत करेगा? मेरे चाचा तुम्हें जाने नहीं देंगे। जब रूबी ने सुना कि ध्रुव किशोर को मारना चाहता है तो वो तुरंत होश में आ गई और यह कहते हुए दौड़ पड़ी, यंग मास्टर, अगर वो मर गया तो वेदांत हमें जाने नहीं देगा। किशोर ने कहा, कचरे, क्या तुमने यह सुना? अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो। इससे पहले कि किशोर आगे कुछ बोल पाता, ध्रुव ने अपने पैर से उसके सिर को किसी खरबूजे की तरह फोड़ दिया। ध्रुव कोई आम ध्रुव नहीं था, वो शक्तिदेव था। उसने जायरन जैसे महान शक्तिशाली अस्तित्व को हराया था। किशोर का सिर फटते ही ध्रुव के दिमाग में लगातार आवाजें गूंजने लगी। होस्ट ध्रुव, योद्धा किशोर को मारने के लिए आपको मिले हैं 100 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स एनर्जी, 10 पॉइंट्स स्ट्रीकिंग मूल्य। होस्ट ध्रुव, 200 सिल्वर प्राप्त करने के लिए बधाई हो। होस्ट ध्रुव, बधाई हो, आपकी शक्तियां लेवल 2 पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा आपको एक उपहार मिला है, क्या आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे? ध्रुव थोड़ा उलझन में था। वो अब तक समझ चुका था कि टोड जैसे राक्षसों को मारने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि क्या वो इंसानों को मारकर भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। दिव्य स्किल, मैंने अभी अभी जिस टोडिंग स्किल का मैंने इस्तेमाल किया था वो शायद एक दिव्य स्किल थी। ध्रुव हैरान था। कुछ देर पहले वह बहुत गुस्से में था और किसी भी हालत में किशोर को मारना चाहता था, इसलिए उसने टोडिंग स्किल की विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया। इस दुनिया में स्किल्स को 4 मुख्य स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्वर्ग स्तर, दूसरा पृथ्वी स्तर, तीसरा अंधेर स्तर, चौथा उज्ज्वल स्तर और इनसे भी ऊपर था दिव्य स्तर। हर एक स्तर को 10 अलग लेवल में विभाजित किया गया था। ध्रुव को मिली टोडिंग स्किल दिव्य स्तर की थी। ध्रुव मार्कस सिस्टम में दी गई जानकारी को पढ़ता है जो उसके दिमाग में एक पारदर्शी पर्दे पर चमक रही थी। टोडिंग स्किल की घातकता बहुत अधिक है। इसे 2 प्रकारों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला शक्तियों का इस्तेमाल कर हमला करना, दूसरा एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर हमला करना। एनर्जी पॉइंट्स की मदद से हमला करने पर एक सीक्रेट हमला भी किया जा सकता है जिसका नाम गला घुटन है। ध्रुव पूरी तरह से दंग रह गया जब उसने टोडिंग स्किल के बारे में पढ़ा। वो एक दिव्य स्तर की स्किल थी जो सबसे अधिक शक्तिशाली थी। ध्रुव को अपनी पुरानी यादों से पता चला था कि एक दिव्य स्किल बहुत दुर्लभ स्किल होती थी जो शायद ही किसी सर्व सामर्थ योद्धा पर भी मिले। अद्भुत। ध्रुव को कुछ इस मार्कस सिस्टम के बारे में जानकारी हो रही थी। इसके अलावा वर्तमान दुनिया की आधी से ज्यादा चीजों के बारे में वो पहले ही उन यादों से सीख चुका था जो इस दुनिया के ध्रुव की थी। उसे अब केवल अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान देना था, जिनकी मदद से वो अपनी पहली दुनिया में जा सकता था और अपनी मौत का बदला ले सकता था। ध्रुव ने मार्कस सिस्टम के उस पारदर्शी पर्दे को फिर से देखा जो उसके दिमाग में आंखों के सामने चमक रहा था। तभी उसका ध्यान एनर्जी पॉइंट्स पर जाता है जिनकी संख्या 0 से बढ़कर 10 पॉइंट्स हो गई थी। ऐसा लगता है कि एक इंसान मारने से मुझे 10 एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा इंसान की मौत मेरे हाथों होगी उतनी ही तेजी से एनर्जी पॉइंट्स बढ़ेंगे। ध्रुव ये सोचते हुए दंग था। इसके बाद उसने मार्कस सिस्टम से कहा, आचार्य, मुझे उपहार प्राप्त करना है। तभी ध्रुव के दिमाग में एक लाल रंग की रोशनी जली और पारदर्शी पर्दा बदल गया। अब वहां एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई देने लगा जो धीरे धीरे से खुलने लगा। उसके पूरा खुलते ही ध्रुव को सिस्टम की आवाज आने लगी। बधाई हो, आपको एक बेसिक स्वॉर्ड आर्ट मिली है। बधाई हो, आपको हकीम बनने की क्षमताएं प्राप्त हुई हैं। बधाई हो, आपको रिफाइनिंग आर्ट्स प्राप्त हुई हैं। बधाई हो, आपको एरे अंग्रेविंग टेक्निक प्राप्त हुई है। बधाई हो, आपको टैलिस्मैन टेक्निक प्राप्त हुई है। बधाई हो, आपको कठपुतली तकनीक प्राप्त हुई है। बधाई हो, आपको बीस्ट मास्टरी तकनीक विकसित करने का मौका मिला है। ध्रुव को उपहार के रूप में बहुत सारी तकनीकों और स्किल्स का जखीरा मिला था। ये किसी खजाने से कम नहीं था। हालांकि ज्यादातर तकनीक और स्किल्स लो लेवल की थी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेनिंग और कल्टीवेशन से तकनीकों का लेवल बढ़ाया जा सकता था। क्या ध्रुव इस दुनिया में भी हकीम बन पाएगा बिना दिव्य रोशनी के? और क्या होगा जब शौर्य दल को किशोर के मरने की खबर मिलेगी और पता लगेगा कि ध्रुव ने उसे मारा है? क्या होगा ध्रुव के इस रोमांच से भरे सफर का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर योद्धा रीलोडेड के साथ। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में भी हकीम का पेशा होगा। वो बहुत हैरान हो गया। ध्रुव ने तुरंत हकीम की क्षमता को देखा। ग्रेड येलो ग्रेड, रैंक 1, रैंक बढ़ाया जा सकता है।
मूल्य 10 एनर्जी पॉइंट्स। रैंक बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। शुरुआती रैंक के हकीम केवल लॉ लेवल गोलियां बनाते थे। यदि आप हाई लेवल गोली बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी रैंक बढ़ानी होगी। रैंक बढ़ाने के लिए पहले आपको उनमें निपुणता हासिल करनी पड़ेगी। जितनी अधिक आपकी रैंक होगी उतनी अधिक लेवल की आप गोली बना सकते हैं। बाकी तकनीकें भी लगभग समान थी। ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने खुद से कहा, बाकी लोगों को इन चीजों को विकसित करने के लिए प्रतिभा की जरूरत होती है। हकीम को अग्नि प्रतिभा की जरूरत होती है। फॉर्मेशन को बनाने के लिए प्राकृतिक प्रतिभा की जरूरत होती है। जानवर या बीस्ट्स को वश में करने के लिए आत्मा प्रतिभा की जरूरत होती है। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन पर निपुणता हासिल करनी होगी कि जितना मैं निपुण होता जाऊंगा उतना ही मेरी शक्तियों का स्तर बढ़ेगा और तकनीकों का लेवल भी बढ़ेगा। और ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं जल्द से जल्द शक्तियां बढ़ाकर अपनी दुनिया में जा सकता हूँ और सभी से मिल सकता हूँ। अपनी दुनिया में वापस जाने के बारे में सोच ध्रुव बहुत खुश हो गया। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान देखकर रूबी उलझन में थी। उसे ध्रुव अपरिचित महसूस हुआ। उसने गंभीरता से ध्रुव को देखा। वो अभी भी उसका यंग मास्टर था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास झलक रहा था। वो अभी भी चिंतित थी, इसलिए उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ध्रुव तुरंत होश में आ गया और उत्साह से रूबी को गले लगा लिया। उसने उसके गाल को जोर से चूमा और कहा, रूबी, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ध्रुव को नहीं पता था कि उसने उत्साह में क्या कर दिया है, क्योंकि वो अभी भी अपनी दुनिया के बारे में सोच रहा था। लेकिन रूबी का हाल कुछ और ही था। उसने महसूस किया जैसे कि वो बिजली की चपेट में आ गई है। उसका शरीर तनावपूर्ण हो गया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो लंबे समय तक होश में नहीं आई और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके गाल तुरंत किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गए। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ और मेरी मदद करो। ध्रुव ने मूर्ति बनी रूबी की ओर देखा और कहा, उसे किशोर की लाश को ठिकाने लगाना था। वेदांत इसे जल्द या बाद में खोज लेगा। हालांकि इससे पहले कि वो इसकी खोज करता, उसको जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना होगा। लाश को ठिकाने लगाने के बाद रूबी अभी भी चिंतित थी। यंग मास्टर, किशोर वेदांत का भतीजा है। वो हर दिन आपके चाचा को आपकी स्थिति की खबर देता था। अच्छा, तो किशोर को वेदांत ने मेरी निगरानी करने के लिए भेजा था। ध्रुव डेविल की तरह मुस्कुराया और मन में ही बोला, तो अब वेदांत को भी मरना होगा। मैं उसे मारूंगा। ध्रुव शौर्य उसे मारेगा। रूबी ने ध्रुव को देखा और उससे पूछा, ध्रुव, अगर उन्हें किशोर से मिलने वाली खबर नहीं मिली तो वो निश्चित रूप से आएंगे और आपको व्यक्तिगत रूप से ढूंढ लेंगे। उस समय क्या होगा? रूबी की बात सुन ध्रुव ने उसे जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो रूबी, हमारे पास अभी भी एक रात तैयारी करने के लिए है। रूबी, यहाँ 200 चांदी के सिक्के हैं। शहर में छिपने के लिए एक जगह ढूंढो और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक बाहर मत आना। ध्रुव की बात सुन रूबी को कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत ध्रुव के कपड़ों के कोने को पकड़ लिया और कहा, यंग मास्टर, क्या आप रूबी को पीछे छोड़ने जा रहे हैं? जब वो बोल रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देख पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुव का दिल दुख रहा था और उसने कहा, पगली, मैं तुम्हें कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ? मैं ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अधिक से अधिक 1 साल नहीं, कम से कम आधे साल। मैं निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा। शौर्य दल में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे करनी है और अभी भी ऐसे लोग हैं जो मरने के लायक है जिन्हें मुझे अभी मारना है और अभी भी कुछ लोग हैं जो मरने के लायक है। ध्रुव को न केवल अपनी शक्तियां बढ़ानी थी बल्कि उसे अपनी दुनिया में भी वापस लौटना था, लेकिन इससे पहले वो इस दुनिया के ध्रुव की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और इन दोनों कामों के लिए उसे शक्तियों की जरूरत थी जिन्हें इस छोटे से झोपड़े में रहकर नहीं बढ़ाया जा सकता था। ध्रुव का पूरा बड़ा और समृद्ध परिवार उसे बस मरा हुआ देखना चाहता था। वो अभी भी लेवल 2 का योद्धा था। अगर वो यहाँ रहेगा तो उसके लिए खतरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। वो शौर्य दल का उत्तराधिकारी था। ये शौर्य दल के ग्रैंड एल्डर द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया आदेश था। उसकी दिव्य गरुण गॉड ब्लड लाइन नष्ट हो चुकी थी। उसकी पसलियां टूट गई थी। ये सब उसके साथ शौर्य दल में से किसी सदस्य ने किया था। हालांकि ध्रुव के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि ये शौर्य दल के ऊपरी सदस्यों में था। अभी उसे अपनी शक्तियां बढ़ानी थी। एक बार जब उसे पता चल जाएगा तो वो निश्चित रूप से उनसे निपटने के लिए आएगा और उन सभी की एक एक करके खातिरदारी करेगा। रूबी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर सिर हिलाया। वो ध्रुव को रोक नहीं सकी और न ही उसके पास ऐसा करने का कोई कारण था। वो ध्रुव के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे चिंता थी कि वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। रूबी, मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम चिंता मत करना, ध्रुव ने रूबी से कहा और झोपड़ी को छोड़ दिया। झोपड़ी के बाहर झमाझम बारिश भी होने लगी। रूबी ने भी उस झोपड़ी को बारिश में छोड़ दिया और पश्चिमी शहर की झुग्गियों में एक छोटा सा आंगन खरीदा और वहां छिप गई। ध्रुव ने भारी बारिश का सामना किया और शहर के पश्चिम की ओर क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज की ओर बढ़ गया। इधर एक आलीशान से दिखने वाले राजकुमार के महल में महामहिम, मुझे अभी खबर मिली कि ध्रुव ने शहर के पश्चिम से फायर सिटी छोड़ दिया है और फायर ग्लास पर्वत की दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्या आप किसी को भेजना चाहते हैं? एक बूढ़े दिखने वाले आदमी ने कहा। उस बूढ़े आदमी की बात सुन रत्न शौर्य ने अपनी भौहें उठाई। कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, वो पहले से ही कचरे का एक टुकड़ा है। फायर ग्लास पर्वत में प्रवेश करना भर ही उसके लिए मौत का कारण बन जाएगा। इससे अजीत का भविष्य प्रभावित नहीं होगा। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला महाद्वीप की 4 महान पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। खतरे के स्तर को वर्जित क्षेत्र कहा जा सकता है। उस समय
दुष्ट राक्षसों ने फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला को पार किया था और कई बार फायर ग्लास राजवंश पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सभी शौर्य दल की सेना द्वारा मारे गए थे। उनका एकमात्र अफसोस ये था कि एक निश्चित युद्ध में शौर्य दल के कुलपति राजेंद्र शौर्य दुष्ट दानव संप्रभु के साथ मारे गए थे और फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला की गहराई में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि शौर्य दल की विरासत दिव्य गरुण स्लेयर भी इसके साथ गायब हो गई थी। दिव्य गरुण स्लेयर को शौर्य दल के पूर्वज कृष्णकांत शौर्य ने दिव्य गरुण गॉड को मारने के बाद बनाया था। इसे बनाने के लिए दिव्य गरुण गॉड के ब्लड एसेंस का उपयोग किया गया था। यह एक सर्वोच्च कलाकृति थी और शौर्य दल का सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। यह प्रत्येक दिव्य गरुण स्पिरिट योद्धा का दिव्य हथियार भी था और दिव्य गरुण स्पिरिट योद्धा का प्रतीक भी था। भले ही कई हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन शौर्य दल ने दिव्य गरुण स्लेयर की खोज करना कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि हजारों वर्षों के बाद ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया और उनमें से बहुत कम लोग ही जीवित निकले। 1.5 दिन चलने के बाद ध्रुव आखिरकार फायर ग्लास पर्वत की तलहटी में पहुंचा। विशाल फायर ग्लास पर्वत को देखते हुए, जो धरातल से एक क्रूर जानवर की तरह था, ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली और खुद से ही कहा, ध्रुव, तेरी शक्तियों को बढ़ाने का रास्ता आज यहीं से शुरू होता है। इसके तुरंत बाद ध्रुव फायर ग्लास पर्वत की गहराइयों में गायब हो गया। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में डीमन बीस्ट्स की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। डीमन बीस्ट्स को 9 लेवल में बांटा गया था। 9वें लेवल के ऊपर के बीस्ट को डिवाइन बीस्ट कहते थे और डिवाइन बीस्ट के ऊपर सीक्रेट बीस्ट आते थे। उनका शरीर अतुलनीय रूप से कठोर और शक्तिशाली होता था और वो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे और नदियों को 2 भागों में बांट सकते थे। पहाड़ों की गहराइयों में वो राजा थे और मनुष्य उनके लिए आक्रमणकारी या घुसपैठिए होते थे। जब भी वो किसी इंसान को देखते थे, वो बिना सोचे समझे उनका शिकार करते थे। इसी तरह यह शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी एक स्वर्ग था। पर्वत श्रृंखला में स्पिरिचुअल एनर्जी अधिक मात्रा में पाई जाती थी। यहाँ पर स्पिरिचुअल खजाने और स्पिरिचुअल घास भी पाई जाती थी। इसके अलावा लेवल 5 और उससे ऊपर के डिमन बीस्ट भी थे, जिनके मरने पर उनके शरीर से डिमोनिक कोर मिलता था। ये सभी बेशकीमती खजाने थे। ध्रुव पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में पहुंच चुका था, लेकिन वो अभी भी पर्वत के बाहरी इलाके में था। उसका लक्ष्य बहुत सरल था, शक्तियों का स्तर बढ़ाना। वो इतना भी पागल नहीं था कि डिमन बीस्ट का शिकार करने के लिए पर्वत के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करता। इसके बजाय उसने पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जंगली बीस्ट का शिकार किया। शिकार करने के तुरंत बाद उसको अपने दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंजती हुई सुनाई देने लगी। बधाई हो, आपको वाइल्ड रैबिट को मारने के लिए 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो, आपको फीजन बीस्ट को मारने के लिए 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। ध्रुव की शक्तियों का स्तर अभी भी बहुत कम था, इसलिए उसे इन छोटे बीस्ट को मारना पड़ रहा था। जिन योद्धाओं की शक्तियों का स्तर कम होता था, वो योद्धा वाइल्ड रैबिट और फिंजन बीस्ट जैसे छोटे और शाकाहारी बीस्ट को मारते थे। क्योंकि कोई भी योद्धा एक दिन में सर्व सम्राट नहीं बन सकता था, उन्हें धीरे धीरे ही अपनी शक्तियों का स्तर बढ़ाना पड़ता था। 2 दिन बीत चुके थे। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 3 पर पहुंच गया है। ध्रुव को सिस्टम की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, मुझे और शक्तियां बढ़ानी होंगी। ध्रुव ने अपनी लेवल 3 की शक्तियों को देख सोचा। इसके साथ ही 3 दिन और बीत गए। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 4 पर पहुंच गया है। नहीं, ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे अभी भी और ताकतवर बनने की जरूरत है, ध्रुव ने खुद से कहा। 10 दिन बाद, बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 5 पर पहुंच गया है। सिस्टम की बात सुन ध्रुव ने आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस किया। उसकी शक्तियां अब लेवल 5 पर थीं और वो अब किसी भी लेवल 4 के योद्धा को आसानी से मार सकता था। मुझे अब कुछ निम्न स्तर डिमन बीस्ट का शिकार करना चाहिए। मैं हर दिन इन खरगोशों और तीतरों को मार मार कर थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खरगोश शिकारी हूँ, ध्रुव ने अपने पीछे देखते हुए सोचा। ध्रुव के पीछे वाइल्ड रैबिट और छोटे फिजेंट बीस्ट के शवों का ढेर लगा हुआ था। जब भी वो इन वाइल्ड रैबिट और फिजेंट बीस्ट को मारता था, तो वह हर बार हमला करने पर बेसिक स्वॉर्ड आर्ट और टोडिंग स्किल का इस्तेमाल करता था। इसी वजह से बेसिक स्वॉर्ड आर्ट पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। टोडिंग स्किल का स्तर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसका स्तर बढ़ाने के लिए 10,000 निपुणता पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ध्रुव के पास अभी भी बस 5,000 निपुणता पॉइंट्स हुए थे। ध्रुव को निपुणता पॉइंट्स मार्कस सिस्टम द्वारा दिए जाते थे और यह तभी मिलते थे जब वो अपनी स्किल कास्ट करता था। जितनी देर वो स्किल कास्ट कर मुकाबला करेगा, उसी हिसाब से उसे निपुणता पॉइंट्स मिलते थे। अगर उसके अलावा कोई भी योद्धा अपनी स्किल्स का स्तर बढ़ाना चाहता था, तो उन्हें उसका अभ्यास करना पड़ता या फिर उन्हें कुछ खास दुर्लभ खजानों की जरूरत पड़ती। लेकिन ध्रुव बिना किसी अभ्यास के निपुणता पॉइंट्स की मदद से अपनी स्किल्स का स्तर बढ़ा सकता था। तभी ध्रुव को एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी, जो उसी की तरफ बढ़ते हुए तेज होती जा रही थी। क्या होगा जब ध्रुव पहुंचेगा उस खुशबू के स्रोत के पास? आखिर क्या होगा ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर योद्धा रीलोडेड के साथ। दिव्य गरुण स्लेयर को शौर्य दल के पूर्वज कृष्णकांत शौर्य ने दिव्य गरुण को मारने के बाद बनाया था। इसे बनाने के लिए दिव्य गरुण गॉड के ब्लड एसेंस का उपयोग किया गया था।
ये एक सर्वोच्च कलाकृति थी और शौर्य दल का सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। ये प्रत्येक दिव्य गरुण स्पिरिट योद्धा का दिव्य हथियार भी था और दिव्य गरुण स्पिरिट योद्धा का प्रतीक भी था। भले ही कई हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन शौर्य दल ने दिव्य गरुण स्लेयर की खोज करना कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि हजारों वर्षों के बाद ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया और उनमें से बहुत कम लोग ही जीवित निकले। 1.5 दिन चलने के बाद ध्रुव आखिरकार फायर ग्लास पर्वत की तलहटी में पहुंचा। विशाल फायर ग्लास पर्वत को देखते हुए, जो धरातल से एक क्रूर जानवर की तरह था, ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली और खुद से ही कहा, ध्रुव, तेरी शक्तियों को बढ़ाने का रास्ता आज यहीं से शुरू होता है। इसके तुरंत बाद ध्रुव फायर ग्लास पर्वत की गहराइयों में गायब हो गया। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में डीमन बीस्ट्स की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। डीमन बीस्ट्स को 9 लेवल में बांटा गया था। 9वें लेवल के ऊपर के बीस्ट को डिवाइन बीस्ट कहते थे और डिवाइन बीस्ट के ऊपर सीक्रेट बीस्ट आते थे। उनका शरीर अतुलनीय रूप से कठोर और शक्तिशाली होता था और वो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे और नदियों को 2 भागों में बांट सकते थे। पहाड़ों की गहराइयों में वो राजा थे और मनुष्य उनके लिए आक्रमणकारी या घुसपैठिए होते थे। जब भी वो किसी इंसान को देखते थे, वो बिना सोचे समझे उनका शिकार करते थे। इसी तरह ये शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी एक स्वर्ग था। पर्वत श्रृंखला में स्पिरिचुअल एनर्जी अधिक मात्रा में पाई जाती थी। यहाँ पर स्पिरिचुअल खजाने और स्पिरिचुअल घास भी पाई जाती थी। इसके अलावा लेवल 5 और उससे ऊपर के डिमन बीस्ट भी थे, जिनके मरने पर उनके शरीर से डिमोनिक कोर मिलता था। ये सभी बेशकीमती खजाने थे। ध्रुव पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में पहुंच चुका था, लेकिन वो अभी भी पर्वत के बाहरी इलाके में था। उसका लक्ष्य बहुत सरल था, शक्तियों का स्तर बढ़ाना। वो इतना भी पागल नहीं था कि डिमन बीस्ट का शिकार करने के लिए पर्वत के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करता। इसके बजाय उसने पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जंगली बीस्ट का शिकार किया। शिकार करने के तुरंत बाद उसको अपने दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंजती हुई सुनाई देने लगी। बधाई हो, आपको वाइल्ड रैबिट को मारने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो, आपको फीजन बीस्ट को मारने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। ध्रुव की शक्तियों का स्तर अभी भी बहुत कम था, इसलिए उसे इन छोटे बीस्ट को मारना पड़ रहा था। जिन योद्धाओं की शक्तियों का स्तर कम होता था, वो योद्धा वाइल्ड रैबिट और फिंजेंट बीस्ट जैसे छोटे और शाकाहारी बीस्ट को मारते थे। क्योंकि कोई भी योद्धा एक दिन में सर्व सम्राट नहीं बन सकता था, उन्हें धीरे धीरे ही अपनी शक्तियों का स्तर बढ़ाना पड़ता था। 2 दिन बीत चुके थे। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 3 पर पहुंच गया है। ध्रुव को सिस्टम की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, मुझे और शक्तियां बढ़ानी होंगी। ध्रुव ने अपनी लेवल 3 की शक्तियों को देख सोचा। इसके साथ ही 3 दिन और बीत गए। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 4 पर पहुंच गया है। नहीं, ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे अभी भी और ताकतवर बनने की जरूरत है, ध्रुव ने खुद से कहा। 10 दिन बाद, बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 5 पर पहुंच गया है। सिस्टम की बात सुन ध्रुव ने आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस किया। उसकी शक्तियां अब लेवल 5 पर थी और वो अब किसी भी लेवल 4 के योद्धा को आसानी से मार सकता था। मुझे अब कुछ निम्न स्तर डिमन बीस्ट का शिकार करना चाहिए। मैं हर दिन इन खरगोशों और तीतरों को मार मार कर थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खरगोश शिकारी हूँ, ध्रुव ने अपने पीछे देखते हुए सोचा। ध्रुव के पीछे वाइल्ड रैबिट और छोटे फिजन बीस्ट के शवों का ढेर लगा हुआ था। जब भी वो इन वाइल्ड रैबिट और फिजन बीस्ट को मारता था, तो वह हर बार हमला करने पर बेसिक स्वॉर्ड आर्ट और टोडिंग स्किल का इस्तेमाल करता था। इसी वजह से बेसिक स्वॉर्ड आर्ट पहले ही 3रे स्तर पर पहुंच चुकी थी। टोडिंग स्किल का स्तर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसका स्तर बढ़ाने के लिए 10,000 निपुणता पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन ध्रुव के पास अभी भी बस 5,000 निपुणता पॉइंट्स हुए थे। ध्रुव को निपुणता पॉइंट्स मार्कर सिस्टम द्वारा दिए जाते थे और ये तभी मिलते थे जब वो अपनी स्किल कास्ट करता था। जितनी देर वो स्किल कास्ट कर मुकाबला करेगा, उसी हिसाब से उसे निपुणता पॉइंट्स मिलते थे। अगर उसके अलावा कोई भी योद्धा अपनी स्किल्स का स्तर बढ़ाना चाहता, उन्हें उसका अभ्यास करना पड़ता या फिर उन्हें कुछ खास दुर्लभ खजानों की जरूरत पड़ती। लेकिन ध्रुव बिना किसी अभ्यास के निपुणता पॉइंट्स की मदद से अपनी स्किल्स का स्तर बढ़ा सकता था। ध्रुव ने जंगल के अंदर के रास्ते को देखा और उस पर बढ़ता रहा। रास्ते में ध्रुव ने किसी भी डिमन बीस्ट को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि एक मच्छर को भी नहीं, क्योंकि वो जितने ज्यादा बीस्ट को मारता, उसे उतने ही निपुणता पॉइंट्स मिलते थे। आधे महीने बाद ध्रुव की शक्तियों का स्तर लेवल 6 तक पहुंच गया था और इस समय तक वो पहले ही पूरी तरह से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला के भीतरी इलाके में प्रवेश कर चुका था। भीतरी इलाके में प्रवेश करने के बाद हवा एक खतरनाक आभा से भर गई थी। लेवल 6 के योद्धा के लिए लेवल 1 के डिमन बीस्ट से निपटना ठीक था, लेकिन अगर वो लेवल 2 के डिमन बीस्ट का सामना करता, तो वो केवल अपनी मौत का इंतजार कर पाता। ध्रुव भीतरी इलाके में पहुंचने के बाद और भी अधिक सावधान हो गया था। अचानक एक जोरदार दहाड़ने की आवाज आई। एक ऐश वुल्फ डिमन बीस्ट, जो एक आदमी जितना लंबा था और उसके पूरे शरीर पर स्टील की सुइयों की तरह फर था, झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी 2 चमकती हरी आंखें ध्रुव की ओर देख रही थीं। उसके 2 दांत बर्फीली रोशनी से चमक रहे थे और उसके दांतों के बीच के अंतराल से लार टपक रही थी। वह एक गर्जना के साथ उछल पड़ा और सीधा ध्रुव की गर्दन को तोड़ने के लिए लपका। ध्रुव ने उस वुल्फ को देखा और उसे कोसा।
भाड़ में जाओ तुम। अगर तुम ध्रुव का मांस खाना चाहते हो तो ध्रुव भी तुम्हारा मांस खाना चाहता है। अपने पिछले जीवन में मुझे भेड़िए का मांस खाने का मौका नहीं मिला था, अब तुम्हें मैं आगे अच्छे से भून कर खाऊंगा। ध्रुव उसके वार से बचते हुए चिल्लाया। टोडिंग स्किल। ध्रुव का शरीर अचानक लेट गया, उसके सारे अंग फैल गए, वो अब एक मेढक जैसी अवस्था में बदल गया। उसके गले से एक अजीब सी कर्कश आवाज आई और ऐश वुल्फ के हमले का इंतजार किए बिना उसने हमला किया। ध्रुव ने अपने मेढक जैसे पैरों से उस ऐश वुल्फ को किसी तोप के गोले की तरह उछाला। हवा में उड़ते हुए ऐश वुल्फ के पेट पर 2 लात पड़ी। ऐश वुल्फ ने एक दर्दनाक चिल्लाहट छोड़ी। ध्रुव ने एक बार फिर अपने पैरों से उस पर वार किया, लेकिन इस बार उसका निशाना पेट नहीं बल्कि उसका सिर था। ऐश वुल्फ का मस्तिष्क फट गया, उसकी आंखें सॉकेट से निकलकर बाहर आ गईं और वो जमीन पर गिर गया। उसका शरीर थोड़ी देर के लिए तड़पा, फिर उसकी धीमी पड़ चुकी सांस बिल्कुल बंद हो गई। वो अब मर चुका था। बधाई हो, आपको ऐश वुल्फ मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और 8 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपको वुल्फ स्किन प्राप्त हुई है। मार्कस सिस्टम की आवाज सुनाई दी। जब ध्रुव ने यह देखा तो उसने उत्साह से हंसते हुए कहा, अगर मैं 1 महीने तक उन छोटे जानवरों का मारता मुझे केवल कुछ निपुणता पॉइंट्स ही मिलते, लेकिन एक डिमन बीस्ट को मारने से मुझे एनर्जी पॉइंट्स और स्ट्राइकिंग मूल्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर ध्रुव ने अपनी विशेषताओं को मार्कस सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर पढ़ा। नाम ध्रुव शौर्य, रैंक लेवल 6, एनर्जी पॉइंट्स 90 पॉइंट्स, स्किल्स टोडिंग स्किल, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, लक मूल्य 0 पॉइंट्स, चार्म मूल्य 0 पॉइंट्स, स्ट्राइकिंग मूल्य 11 पॉइंट्स। ध्रुव के दिमाग में पारदर्शी पर्दे पर विशेषताओं की एक श्रृंखला दिखाई दी और ध्रुव ने खुद के बारे में सोचा। जैसा कि उम्मीद थी, एनर्जी पॉइंट स्ट्राइकिंग मूल्य से कम मूल्यवान है। एक इंसान को मारने पर मुझे 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन एक डिमन बीस्ट मारने पर एक स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं। इंसानों को मारना डिमन बीस्ट को मारने से ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन डिमन बीस्ट की संख्या मनुष्यों की तुलना में 100 गुना नहीं 10,000 गुना अधिक है। इस पर्वत श्रृंखला में अनगिनत डिमन बीस्ट हैं। इसे सोचकर ध्रुव का खून खौल गया। जब उसे एक टोड को मारने पर डिवाइन लेवल स्किल मिल सकती थी, तो क्या एक डिमन बीस्ट को मारना पर होली लेवल स्किल नहीं मिलनी चाहिए? ध्रुव को इस दुनिया में अब मजा आने लगा था, लेकिन उसे अभी भी अपने परिवार की रह रहकर चिंता सताती थी। हालांकि ध्रुव मायूस होकर बैठने वाले इंसानों में से नहीं था। अगर उसे अपने प्यारे लोगों से मिलना था तो उसे अपनी शक्तियां जल्द से जल्द बढ़ानी होंगी, इसलिए ध्रुव ने अपना पूरा ध्यान शक्तियां बढ़ाने पर लगा दिया था। बधाई हो, आपको लेवल 1 पायथन बीस्ट को मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और 8 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपको लेवल 1 टाइगर बीस्ट को मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और 8 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपको लेवल 1 लॉन्ग आर्म्ड एप मंकी मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और 8 पॉइंट स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक ध्रुव ने 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया, क्योंकि उसने डिमन बीस्ट का शिकार करना जारी रखा था। और अंत में जब उसने लॉन्ग आर्मर्ड मंकी को मार डाला तो वो उत्साहित हो गया और ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, अब मुझे कोई शक्तिशाली डिमन बीस्ट ढूंढना चाहिए ताकि मुझे और भी अच्छी चीजें मिले। होली लेवल स्किल्स के बारे में सोचते हुए ध्रुव के दिल में एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। वह कामना कर रहा था कि जल्द से जल्द उसे कोई शक्तिशाली डिमन बीस्ट मिल जाए ताकि वो उसे मार सके। लेकिन ध्रुव को पता था ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि लेवल 1 डिमन बीस्ट की तुलना में लेवल 2 का डिमन बीस्ट अधिक शक्तिशाली होता था और ध्रुव की शक्तियां अभी इतनी ज्यादा नहीं थी जो उनको मार सकें। लेकिन उसके पास टोडिंग स्किल जैसी एक डिवाइन लेवल स्किल की मदद थी जो उनको मारने में उसकी मदद करती। ठीक है, ये लेवल 2 के डिमन बीस्ट पर आजमाने का समय है। ध्रुव ने अपना मन बना लिया और फिर सावधानी से आगे बढ़ गया। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद ध्रुव ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे आसपास कोई डिमन बीस्ट नहीं मिला, यहाँ तक कि एक जंगली बीस्ट भी नहीं। वह खामोशी कुछ डरावनी थी, शायद किसी बड़े खतरे का संकेत थी। उदास जंगल के अलावा आसमान में अंधेरा था, जिससे और भी भयानक माहौल बन गया। अचानक एक अजीब सी खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी, जिससे ध्रुव का दिमाग कस गया और उसने तुरंत अपने मन में सोचा, स्वर्गीय आत्मा फल। वो 2 महीने से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में था, लेकिन उसे पहले कभी इतनी अजीब खुशबू नहीं आई थी। उसे पता था इतनी तेज उत्तेजक खुशबू किसी महिला के इत्र की नहीं हो सकती थी। इस अतुलनीय रूप से खतरनाक पर्वत श्रृंखला में ऐसी सुगंध के उत्सर्जित होने की केवल एक ही संभावना थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक आत्मिक इस दुनिया का ध्रुव भले ही कमजोर और शक्तिहीन था, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली छात्र था। जब उसको लगभग किसी ने अपंग बना दिया था, तब उसने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत सारा ज्ञान हासिल करा, जो इस दुनिया की लगभग हर एक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और डिमन बीस्ट से संबंधित था। ध्रुव की आत्मा इस दुनिया के ध्रुव के शरीर में थी, तो उसे उसकी यादों का ज्ञान का भंडार विरासत में मिल गया था, और उन्हीं यादों के ज्ञान द्वारा ध्रुव को लगभग हर एक डिमन बीस्ट, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी और उनकी विशेषताओं के बारे में पता था। क्या सच में ये कोई आत्मिक फल था या फिर किसी महिला के इत्र की सुंगध थी? क्या होगा जब ध्रुव पहुंचेगा उस खुशबू के स्रोत के पास?
आखिर क्या होगा ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर योद्धा रीलोडेड के साथ। आखिर किस बीस्ट की है वो आवाज? क्या सच में ध्रुव मर जाएगा फायरग्लास पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के साथ, या फिर वो सभी को चौंका देगा कि वो कचरा नहीं है? आखिर कौन है ये रत्न शौर्य जो ध्रुव के मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और कौन है अजीत शौर्य जिसकी वो बात कर रहे थे? क्या सच में ध्रुव छोड़ देगा रूबी को, या बस उसे सांत्वना देने के लिए वो सब कहाँ था? आखिर क्या होगा ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर योद्धा रीलोडेड के साथ। इस दुनिया का ध्रुव भले ही कमजोर और शक्तिहीन था, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली छात्र था। जब उसको लगभग किसी ने अपंग बना दिया था, तब उसने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत सारा ज्ञान हासिल करा जो इस दुनिया की लगभग हर एक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और डेमन बीस्ट से संबंधित था। ध्रुव की आत्मा इस दुनिया के ध्रुव के शरीर में थी, तो उसे उसकी यादों का ज्ञान का भंडार विरासत में मिल गया था, और उन्हीं यादों के ज्ञान द्वारा ध्रुव को लगभग हर एक डेमन बीस्ट, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी और उनकी विशेषताओं के बारे में पता था।